हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 3 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम द हीट किल एस स्ट्रेन। जो हीट किल एस स्ट्रेन थी उससे हमने क्या प्यूरिफाइड बायोकेमिकल को क्या था बेटा प्यूरिफाइड बायोकेमिकल में? ये एस स्ट्रेन था जो कैसा है, ये हीट किल्ड है। अब यहां से हमने क्या किया था, प्यूरिफाई किया है बायोकेमिकल, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल। और वो क्या था, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। और ये क्या थे, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा B1। लिपिड नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पे डीएनए आरएनए आ जाएगा, लेकिन लिपिड नहीं था बेटा, डीएनए आरएनए प्रोटीन था। प्यूरिफाइड बायोकेमिकल कंटेन प्रोटीन डीएनए आरएनए। और ये कहाँ से किया था, फ्रॉम द हीट किल एस सेल, जो था हमारा एस स्ट्रेन था उससे। तो ये जो इसने क्या किया था बेटा, ट्रांसफॉर्म किया था ना, ये जो एस स्ट्रेन था ये क्या कर पा रहा था, जो लाइव आर स्ट्रेन था उसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था एस स्ट्रेन में। ठीक है, यही तो डिस्कवरी हुई थी यहाँ से कि डीएनए अलोन क्या कर रहा है, फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज कर रहा है आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म। ये एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है। करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन नॉट बी ड्रॉ। क्या नहीं कर सकते हम एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रिफ्ट से? तो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था बेटा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1928 में फेडरिक ग्रिफ्ट के जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने किसको यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस को यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस को यूज किया था। यही हम देखते, इनने आर स्ट्रेन यूज करी थी इसकी और एस स्ट्रेन यूज किया था। अब ये जो एस स्ट्रेन था ये क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर पा रहा था बेटा, ये है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने यहीं से देखा था। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये थर्मोस्टेबल होता है। देखो ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट तक ये तो समझ आ गया था बेटा कि कुछ चीजें जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, आर जो आर स्ट्रेन था ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाय द एस स्ट्रेन, लेकिन वो क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अननोन था, यहाँ पे ये नहीं पता चला था। ये था कि थर्मोस्टेबल है, ये ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंटर करता है फ्रॉम द सेल, सेल में एंटर करता है फ्रॉम द मीडियम, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये एंटर कर रहा है सेल में फ्रॉम द मीडियम, ये भी ठीक था। ट्रांसफर डीएनए ये नहीं पता था बेटा, ये इस टाइम तक अननोन था, क्योंकि ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में बोला है, ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट तक ये अननोन था। ठीक है, अननोन केमिकल नेचर था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ये अननोन केमिकल नेचर है, हमें नहीं पता था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैन चेंज एक्सप्रेशन ऑफ द आर स्ट्रेन। हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी में हमारे सीरीज ऑफ दे रखे बेटा कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करे थे। जब उन्होंने सिंगल आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस बढ़िया से अपना लाइव था। ठीक है, लेकिन जब हिट किल एस स्ट्रेन के साथ में उसको मिक्स कर दिया, ये एस स्ट्रेन था वो भी कैसा था, हिट किल था, और इसके साथ में आर को आर स्ट्रेन को कर दिया जो लाइव था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद में जो माइस था ये डाइड हो गया। नहीं तो अगर नॉर्मली आप पहले क्या कर रहे थे, आर स्ट्रेन को जब उन्होंने सिंगल इंजेक्ट किया था माइस में तो माइस को कुछ नहीं हुआ, बढ़िया से अलाइव था वो, ये कंडीशन। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है बेटा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, हमें ये पता है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा कैसे होगा ना कि पहले जब आर स्ट्रेन को आप इंजेक्ट कर रहे तो माइस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब आपने एस स्ट्रेन के साथ में हिट किल एस स्ट्रेन के साथ में माइस को आर स्ट्रेन लिया जो लाइव है उसको इंजेक्ट किया तो जो माइस है वो डाइड हो गया। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे गलत जो जाएगा वो थर्ड जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ये नहीं पता था। नेक्स्ट, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये जो ना वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ये दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, बिडल। वन जीन एक जीन है, अगर हम बात करें हमारे पास में एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है मतलब बेटा जीन है, देखो जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। जीन कहाँ होता है, डीएनए में। ये क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो थी ये बिडल ने दी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। फिर अगर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये भी हाइपोथेसिस सेम दी गई है। ठीक है, सेम ने। ग्रिफ्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। मेल्सन स्टेले ने हमें सेमी कंजर्वेटिव मोड वाला एक्सपेरिमेंट दिया है डीएनए का, सेमी कंजर्वेटिव मोड। कट आंसर आपका A1 जाएगा। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, बिडल। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ दी हैशले एंड दी चेस का। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या होता है बेटा, पहली बात ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था
क्या था यहाँ पे प्रूव रिक्वायरमेंट थी, रेडियो एक्टिव सोर्स यूज किए गए थे। अब रेडियो एक्टिव सोर्स यूज किए गए थे ना, ये तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सोर्स यूज किए गए थे, क्या क्या थे वो, S35 एंड P32। ये किसके लिए किया होगा, डेफिनेटली डीएनए के लिए किया होगा। फॉस्फोरस में आपको फॉस्फोरस डीएनए में देखने मिलता है बेटा, यही तो देखने मिल रहा था हमें। तो सबसे पहले स्टेप क्या थी, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ही तो थी। आपने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया बेटा, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बेचारा, इसके बाद अब इसका जीनोम है। जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफाज बोला जाता है। तो ये एक वायरस है, ठीक है। इसका, इसके बाद अपना इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होगा नहीं, अटैचमेंट हुआ, अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का, ये एंटर कर जाएगा किसमें, बैक्टीरिया में। ये हो गया इन्फेक्शन। ये हमारा होस्ट का डीएनए, होस्ट डीएनए कौन है अभी, होस्ट डीएनए मतलब बैक्टीरिया, डीएनए जो होस्ट होता है ना वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये हमारा किसका डीएनए हो गया, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया किसका, डीएनए नहीं बोला बेटा, जेनेटिक मटेरियल बोला अभी हमने। किसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये वायरस का हो गया। अब ये एंटर कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ब्लेंडिंग। अभी भी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो है अभी भी इस कंडीशन में मुझे आपको ये बताना, यहाँ जेनेटिक मटेरियल आ गया लेकिन वायरस का जो प्रोटीन कोटी अभी भी अटैच है, समझा आपने। ये फर्स्ट कंडीशन ऐसी थी। तो चलो जीनोम अंदर आ गया, जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया वायरस का, लेकिन ये प्रोटीन कवर अभी भी यहाँ है, हमको इसको हटाना है, मतलब इसको और इसको अलग करना है हमें, क्योंकि प्रोटीन कोड नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसका काम है, ठीक है। तो प्रोटीन कोड को हमें हटाना, तो हम यहाँ करते हैं ब्लेंडिंग। हम क्या करेंगे, अभी देखो सिचुएशन ऐसी है, हमें प्रोटीन को, अभी ये जो सिचुएशन कंडीशन है वो ऐसी, ये हो गया, ये जीनोम हो गया किसका, ये वायरस का, और अभी भी यहाँ पे प्रोटीन कोट लगी पड़ी है। अभी प्रोटीन कोट ब्लेंडिंग के बाद क्या हो जाएगी, हट जाएगी इस तरीके से। ये देखो, अब ये सिर्फ आपका इसका जीनोम और ये आपका वायरस का जीनोम, मुझे आपको ये बताना। तो ये होस्ट सेल है मतलब, तो वायरस का कवर हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, वायरस का कवर जो था यहाँ से ये हटा दिया, वायरस का कवर हमें हटाना है, ब्लेंडिंग कर दिया हमने। और थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। फाइनली हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन ही तो था। तो रेडियो एक्टिव जो थे ये क्या करेंगे, अभी सुपरटेंडेंट, दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटा आप, यहाँ पे दो चीज को लेके करते हो, एक इसको लेके करते हो और एक इसको लेके करते हो, ठीक है। तो मुझे आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट इन स्टेप्स क्या होगी, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट, सपोज सुनो, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होता ये वाले कंडीशन के लिए, अभी अगर आप इसके लिए कर रहे हो तो S35 के लिए किया आपने, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट पैरेलली चलते बेटा, लेकिन अब अभी हमने स्टेप को समझना था। तो अब आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद मुझे बताओ, ये सुपरटेंडेंट अगर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या आएगा बेटा, जो हैवी चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी ना, ये टेस्ट ट्यूब है। ये प्रोटीन कोड अलग हो गया, मैं देखो ये कंडीशन पहले ऐसी थी, अब ये प्रोटीन कवर है, यहाँ लिख देती हूँ वायरस कवर, प्रोटीन का ही तो बना हुआ होता है, ये वायरस कवर है जो अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये जो सुपरटेंडेंट आएगा इस तरीके से यहाँ पे, और नीचे में क्या आएंगे, ये आपके पैलेट आ जाएगा। पैलेट में क्या होगा, जो हैवी सब्सटेंस है, जो हैवी सब्सटेंस होगा वो पैलेट में होता है, तो नीचे बैठ जाएगा ना जो हैवी सब्सटेंस है, और ये सुपरटेंडेंट होता है, सुपरनेटेंट वायरस का कवर होगा। सुपरनेटेंट क्या होगा बेटा, ये वायरस का कवर होगा। मुझे बताओ ये हैवी होगा कि ये हैवी होगा, डेफिनेटली ये होगा, तो ये नीचे बैठेगा और वायरस का कवर यहाँ, सुपरनेटेंट यहाँ देखने मिलेगा। तो होस्ट सेल विद जेनेटिक मटेरियल ये देखने, यहाँ ये ना, ये जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा पैलेट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर B1 क्या, एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ स्टेप को समझना था। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पूछा है कि रेडियो एक्टिव जो आप इनकॉर्पोरेट करते हो प्रोटीन के लिए, देखो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में समझो, ये हम प्रोटीन के लिए आइडेंटिफाई के लिए ये जो करते हैं P32, ये तो डीएनए के लिए करोगे ना बेटा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन प्रोटीन के बाद डीएनए में पाया जाता है ना, ठीक है। ये दो चीज डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट सीक्वेंस, जो रेडियो आइसोटोप इनकॉर्पोरेट किया गया था इन अ प्रोटीन ड्यूरिंग द ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, वो क्या होगा बेटा, प्रोटीन के लिए ये यूज नहीं करोगे, ये डीएनए के लिए करोगे, प्रोटीन के लिए ये आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर वो डीएनए पूछता तो हम ये लेते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रोटीन पता करना है और या हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की हम बात करेंगे तो, ठीक है।
तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव, ये क्या S35 ये यूज किया गया है। ठीक है, तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव यूज किया गया जो S35 बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या करते हो बेटा, जो वायरस है रेडियो एक्टिव सल्फर एंड दी रेडियो एक्टिव प्रोटीन, हम ये बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर है और रेडियो एक्टिव प्रोटीन ये होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पहले इस तरीके से उनको ग्रो किया गया था बेटा, तभी तो ये प्रोटीन कोड मिली, नहीं तो वायरस को तो ऑटोमेटिकली थोड़ी थी ये प्रोटीन कोड पहले से, ये फर्स्ट स्टेप की गई थी हार्शले के जो एक्सपेरिमेंट में। और अगर आप इसकी बात करोगे तो वायरस को ग्रो किया गया डीएनए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे, है ना, ये तो ये बाकी आपके गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वन, प्रोटीन की बात करती। ये एक ही पेज पर दे रखा है पूरा एक्सपेरिमेंट, उसको एक बार पढ़ना। इन हैशले एंड द चेज एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज वो होता है बेटा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या उस पर अटैक करता है। ये सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ पे जो वायरस आ रहा है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। विद द रेडियो लेबल प्रोटीन, विद द रेडियो लेबल प्रोटीन आफ्टर सेंट्रीफ्यूजन रेडियो एक्टिव अपीयर्स। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में अभी चले जाओ, जो हमने क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन से पहले हमने डिस्कस किया, वो आपने इसी के लिए तो किया था। ठीक है, तो मुझे बताओ सुपर, अगर आप प्रोटीन के लिए कर रहे हो तो प्रोटीन कवर तो निकल जाता है बेटा, है ना, प्रोटीन कवर तो क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 पे याद करो, तो कहाँ देखने मिलेगा, आपने फर्स्ट इसको इन्फेक्शन किया, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड पे पूरा कराया। इसके बाद ब्लेंडिंग में आपने क्या किया, ब्लेंडिंग में जैसे ये चलो स्टेप कर लेते, ये बैक्टीरिया के जीनों में यहाँ वायरस आया, उसने अफेक्ट किया, ये वायरस आया, ये इसका जीनोम था। अब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस एंटर कर गया। ठीक है, ये एंटर कर गया, चलो यहाँ से पहले जेनेटिक मटेरियल हटा दो, यहाँ पे आ गया। अब ये क्या कर जाएगा, वायरस एंटर कर गया, लेकिन अब ये खाली प्रोटीन कोड इस तरीके से अभी भी यहाँ पे अटैच है। देखो जेनेटिक मटेरियल तो एंटर कर गया लेकिन प्रोटीन कवर है अभी भी, ये वायरस का कवर, इस तरीके से नोटिस करो, वायरस का कवर है। और जो आपने इसके फर्स्ट स्टेप क्या कर चुके हैं, वायरस को यहाँ पे ये लेबल्ड है बेटा, किससे, S35, ये याद रखना, प्रोटीन की आप बात कर रहे हो, प्रोटीन के लिए ये यूज किया, रेडियो एक्टिव जो है ना ये होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। अब ब्लेंडिंग करोगे, अभी कंडीशन आपके पास में ऐसी है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये उसका जीनोम है, ये होस्ट डीएनए है, और ये वायरस डीएनए है। अभी इस तरीके से खाली प्रोटीन कोड ऐसी लगी, जब ब्लेंडिंग कर दोगे ये प्रोटीन कोड अलग हो जाएगी, ये आपका बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये आपके होस्ट वायरस का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे बट डीएनए नहीं बोलेंगे अभी। ठीक है, और ये कोड इस तरीके से अलग हो गया। अब अगर मैं ये, अभी तो है तो पूरा एक ही सिस्टम में ना बट अलग हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, कर लो सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एक ट्यूब है। अब मुझे बताइए हैवी कौन सा हुआ दोनों में से, दोनों में से हैवी सब्सटेंस कौन सा होगा, ये होगा बेटा। ये क्या कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा पैलेट के फॉर्म में, पैलेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा हैवी। ठीक है, और सुपरनेटेंट जो होगा ये कवर होगा ना बेटा, सुपरनेटेंट, ये जो वायरस का कवर है ये यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सुपरनेटेंट। जो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, इसका मतलब ये वायरस का कवर होता है, ये वायरस का कवर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अभी भी आपको क्या आ जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर पैलेट में नहीं मिला। पहले फॉस्फोरस वाले ऑप्शन आप काट दो, फॉस्फोरस की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन आप 2 एलिमेंट कैसे करोगे, प्रोटीन की बात करो तो आपको इसको ढूंढना है, तो आपके 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। अब आपको सल्फर पैलेट में नहीं मिलेगा, वो सुपरनेटेंट में मिलेगा। करेक्ट आंसर थर्ड वन चलेगा। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है बोल रहा है, वो फॉस्फोरस, अब तो पहले उसका अच्छा ऑप्शन ही नहीं दे रखे। अगर आपके पास में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको सुपरनेटेंट में, इफ हैशले एंड द चेज एक्सपेरिमेंट देन विच माइट बी इन्फरेंस, क्या होगा बेटा इससे इन्फरेंस हमें, DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। तो हमें ये बताना बेटा एक्सपेरिमेंट से, हैशले एंड चेज एक्सपेरिमेंट से, कि देन विच माइट बी इन्फरेंस। ठीक है, DNA जेनेटिक मटेरियल, RNA। अब मुझे बताओ बेटा, अभी प्रीवियस आपने डिस्कस किया, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी आपने देखा कि जो पैलेट था हैवी था, जो हैवी होता है वो नीचे होता है ना, पैलेट में आपको देखने मिलेगा, ये अगर टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो तो जो हैवी था वो नीचे में था,
हमने क्या देखा, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो क्या है यहाँ पे सेटल डाउन है। और सुपरनेटेंट में हम क्या लेते थे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जो हमारा प्रोटीन कोड था। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको फॉस्फोरस ऑब्जर्व हो जाता सुपरनेटेंट पे, फॉस्फोरस आपको किस में पाया जाता है, ठीक है, हमारे न्यूक्लिक एसिड में है, डीएनए आरएनए में होता है। अगर हम रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अगर हमें सुपरनेटेंट पे दिख जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो इसका मतलब हम क्या इन्फ्रेंस ले सकते थे कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल, यही आ जाता था यहाँ से। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड चले जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखो ना बेटा, ये वाला अगर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस तरीके से, वो वाले एक्सपेरिमेंट में हमें सुपरनेट में प्रोटीन कवर मिला था, तो हमारा जो सेटल डाउन है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि हैवी था वो सेटल डाउन होगा नीचे, इतना ही एक्सपेरिमेंट है वो। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन, डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल ये सब में होता है बेटा, एचआईवी वायरस ये सब में होता है। ये तो एनसीईआरटी में दे रखो, एचआईवी वायरस का भी आप देखोगे वो आरएनए ही है, उसका जीनोम जो है आरएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट आंसर इसका डी जाएगा, ऑल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सा फीचर जेनेटिक मटेरियल का, अगर क्वेश्चन में देखो कौन सा फीचर जेनेटिक मटेरियल का यूजफुल होता है फॉर द इवोल्यूशन। अब देखो स्लो म्यूटेशन, अगर आप देखोगे जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रॉपर्टीज दे रखी है एनसीईआरटी में, क्या शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन, या स्लो चेंज हम बोल सकते हैं, इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इवोल्यूशन। इसको इवोल्यूशन चैप्टर में आप और पढ़ते हो बेटा, इवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कौन सा फीचर है जो इवोल्यूशन में यूजफुल है, स्लो चेंज, स्लो म्यूटेशन। ये अंडर को जा सकता है, जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा ये अंडर को स्लो म्यूटेशन फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, सब म्यूटेशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं इवोल्यूशन के लिए, हमें कुछ म्यूटेशन की जरूरत होती है बेटा कि इवोल्यूशन हो, तो ये स्लो म्यूटेशन होता है। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी, फीचर्स दे रखे, उसी में करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अब देखो बायो माइक्रोमोलिक्यूल, अब यहाँ बोला है बायो माइक्रोमोलिक्यूल बीच हैव एबिलिटी टू मेक इट्स कॉपी। बट अब डीएनए आरएनए दोनों कॉपी बना सकते हैं अपनी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डीएनए आरएनए, अगर हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन मेक देयर कॉपी, बोथ कैन मेक कॉपी। और ये कैसे होगा, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा ना, जैसे आप डीएनए का देखते हो बेटा ये दोनों भी कॉपी बना सकते हैं अपनी, जैसे ये डीएनए ये स्टैंड इस तरीके से खुल जाएगा, ये न्यू स्टैंड बन जाता है। आरएनए में क्या होगा बेटा, आरएनए होता है, अब सेम आरएनए में क्या दिक्कत आती है, देखो ये सपोज आपके पास में आरएनए है, ये क्या कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बन जाते हैं और डीएनए से क्या हो जाएगा, आरएनए बन गया। तो यहाँ पे ये दोनों में आपको देखने मिलता है, लेकिन प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकता है। ये हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं, इट एबल टू मेक रेप्लिका, लेकिन डीएनए आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन नहीं बनाता है, क्योंकि जो फीचर्स आप देखते हो कि इट एबल टू मेक रेप्लिका है ना, रेप्लिका होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन नहीं करते, कांट मेक कॉपी। तो करेक्ट आंसर आपका, हाँ एबिलिटी पूछा था, नॉट एबिलिटी नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ले सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं ना, यही जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका हो गया बोथ ए एंड बी। टू जो देखो अब यहाँ पे दे रखा है जो 2OH ग्रुप होता है आरएनए का है, क्या होगा बेटा, इट मेक लाइबल प्रोन टू डिग्रेडेशन मेक इट रिएक्टिव। करेक्ट आंसर होगा डी1। हमें ये बताना है क्योंकि हमने प्रीवियस डीपीपी में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा कि जिसमें आरएनए के सेकंड पे OH ग्रुप है और डीएनए के सेकंड पोजीशन है उसमें सिर्फ H होता है। आरएनए में आरएनए देखो बेटा अनस्टेबल भी है, और ये जो सेकंड ग्रुप होता है, ये जो OH ग्रुप है आरएनए को लाइबल बनाता है, और मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, प्रोन टू डिग्रेडेशन कर रहा है उसको, है ना, कि इजिली डिग्रेड हो सकता है, अनस्टेबल होगा इसके वजह से, उसको रिएक्टिव बना रहा है। ये तीनों भी चीजें इसके लिए लागू हो जाएगी बेटा, एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखी है, जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए वो रिएक्टिव ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, ये रिएक्टिव ग्रुप है, ये हमें चीजें समझना है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, ये इसी के वजह से ये आरएनए को लाइबल बना रहा है और ये इजीली डिग्रेडेबल हो सकता है, यही इसी ग्रुप की वजह से। करेक्ट आंसर आपका ऑल जाएगा। अब आपको यहाँ पे इनका एक स्टेटमेंट बताना है, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है आरएनए से। हाँ जी बेटा, अगर प्रॉपर्टी आप देखोगे तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं दे रखा है। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो केमिकली स्टेबल होता है,
अगर हम केमिकल स्टेबिलिटी देखें डीएनए की, केमिकल स्टेबिलिटी अगर हम बात करें, जो आरएनए होता है ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट कर सकता है ना, केमिकली लेस रिएक्टिव होता है आरएनए, बिल्कुल सही बात है, केमिकल स्टेबिलिटी डीएनए की ज्यादा होती है। अगर आप देखोगे आरएनए जो होता है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट भी कर सकता है, तो ये केमिकली लेस एक्टिव होता है देन द डीएनए। और डीएनए कभी भी एक्ट एज एंजाइम जैसा एक्ट नहीं करता है, ठीक है। और इस आरएनए के पास में मोस्ट रिएक्टिव एक बेस भी है जिसका नाम यूरासिल होता है। करेक्ट आंसर आपको जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है देन दी आरएनए। हाँ जी बेटा, स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। एक तो डीएनए के पास में डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये स्टेबल और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी भी होती है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए इज नॉट कैटेलिटिक एक्टिव। हाँ, डीएनए कैटेलिटिक एक्टिव नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है बेटा। ये कभी भी कोई एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता है, और इसमें थाइमाइन प्रेजेंट होता है यूरासिल की जगह। आरएनए में मोस्ट अगर आप देखोगे क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनमें, जो मोस्ट रिएक्टिव बेस है, अगर रिएक्टिव बेस की बात करेंगे तो यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरएनए कैटेलिटिक इनएक्टिव, ये गलत हो जाएगा। आप देखोगे कि जो आरएनए है, आरएनए कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एक राइबो एंजाइम भी आपको पता होगा बेटा, वो सब एंजाइम जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। राइबोजाइम एक राइबो एंजाइम होता है, वो आरएनए का होता है, तो ये कैटेलिटिकली एक्टिव है। ये डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, मतलब डीएनए को अच्छा बताना है बेटा, अगर घुमा फिरा के आप देखो तो, ठीक है। इतने फीचर्स याद रखने, और ये एक ही सब एक पेज पे दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। तो हमें क्या पूछा था, हमने सही इनका एक पूछा था, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट थर्मोस्टेबल। मुझे बताओ थर्मोस्टेबल मतलब कौन। आपने क्वेश्चन प्रीवियसली सॉल्व किया था डीपीपी में, बट डीएनए तो थर्मोस्टेबल है ना, डबल स्टैंडर्ड है, थर्मोस्टेबल है। आरएनए से डीएनए थर्मोस्टेबल होता है, लेकिन अगर आप तीनों में देखोगे, लीस्ट अगर देखोगे तो प्रोटीन, जो लीस्ट की बात करोगे तो कट आंसर आपका प्रोटीन जाएगा। एक सीक्वेंस होता है ना, अगर आपको डीएनए आरएनए में से आप पूछोगे तो आप क्या बोलोगे, डीएनए ज्यादा थर्मोस्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए आरएनए से, मतलब आरएनए लीस्ट थर्मोस्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू डीएनए। अब तीनों में से पूछोगे तो प्रोटीन लीस्ट थर्मोस्टेबल है बेटा, मतलब कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा थर्मोस्टेबल ये हो जाएगा तीनों, करेक्ट आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। डीएनए इवॉल्व हुआ है फ्रॉम आरएनए, क्या क्या डिफरेंस है बेटा मुझे बताओ। केमिकल मॉडिफिकेशन याद करो, क्या क्या मॉडिफिकेशन है। एक तो डीएनए में थाइमाइन ग्रुप है, थाइमाइन ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन पे आप देखोगे, सेकंड पोजीशन पे एच ग्रुप होता है। अगर यही अगर आरएनए की बात करते हो, आरएनए में यूरेसिल है, और अगर सेकंड पोजीशन पे देखोगे तो ओएच ग्रुप है। ये तो देखने मिल रहा है हमें, तो यूरेस ये डिफरेंस है। तो केमिकल मॉडिफिकेशन भी हुआ और स्ट्रक्चरल भी हुआ, ये देखो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर क्या प्रेजेंट है। अगर आप देखो ट्रांसमिशन के लिए कैरेक्टर स्टोरेज की, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके लिए हमारा डीएनए अच्छा है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे बताना है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए हमारा आरएनए अच्छा हो जाएगा जब भी, बट एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को करने के लिए आरएनए इज बेटर। स्टोर करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना है तो डीएनए हो जाएगा, यहाँ पे आरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए। एक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी बेटा कि प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ठीक है, इवॉल्व अराउंड आरएनए, इवॉल्व अराउंड आरएनए, ये एक लाइन दे रखी। तो अगर डिस्कशन में देखोगे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा ये विच ऑफ द प्रोसेसेस का नाम दिया, एक जनरल पूछा है, तो आप फंक्शन को देखो, आरएनए इवॉल्व जो हुआ है, अगर आरएनए इवॉल्व हुआ है, इसके और भी फंक्शन होते हैं, ये तो एक लाइन दे रखी, लेकिन आरएनए इवॉल्व इसके ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, परफॉर्म, कैन परफॉर्म फंक्शन, कौन से, ये स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये अडप्टर, स्प्लाइसिंग, अडप्टर कहाँ आएगा, टीआरएनए बेटा, आगे ट्रांसलेशन में आप देखोगे टीआरएनए लगता है, आरएनए इन्वॉल्व होता है, इनिशियल मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा, स्प्लाइसिंग भी आपको देखने मिलती है, ट्रांसलेशन भी और इनिशियल मेटाबॉलिज्म में भी देखने मिलता है। तो आरएनए बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पूछा, इवॉल्व अराउंड द आरएनए, कौन सी आपको देखने मिल रही है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है बेटा,
कि अभी हम ट्रांसक्रिप्शन में आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्ट जो आता है डीएनए से एमआर, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ बेटा, एमआरएनए बना। यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, इसके पास में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। हमें इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, वहां पे हम एसएनआरएनए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन वाले मॉडिफिकेशन और डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, इनिशियल मेट, इन सब में आपको देखने मिलेगा क्या इन्वॉल्व होता है, आरएनए इन्वॉल्व होता है। इसके फंक्शन देखो ना, और यहाँ पे अडप्टर में भी यूज किया जाता है। अडप्टर देखोगे टीआरएनए को यूज किया जाता है। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब ट्रांसलेशन है। ये एक एनसीईआरटी की लाइन दे रखी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा। सभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डीएनए रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग। डीएनए में क्या ऐसी चीज है बेटा कि वो चेंज नहीं हो रहा है, समझो। डीएनए में क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, डीएनए के पास क्या होता है बेटा कि ये इसके पास डबल स्टैंडर्ड है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके पास, है ना। अगर डबल स्टैंडर्ड है, आप मुझे बताओ, डबल स्टैंडर्ड है इसके पास में क्या होता है, डीएनए जो है ये डबल स्टैंड होने की वजह से हम इसके एरर जान सकते हैं कि डबल स्टैंड है ना। तो हमें इसके जो म्यूटेशन होते हैं, जितने भी पॉसिबल म्यूटेशन को हम जान सकते हैं। पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना इजी है, मतलब यहाँ पे रिपेयर पॉसिबल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। म्यूटेशन को हमें क्या बोलना है, म्यूटेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई कर दिया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे रिपेयर पॉसिबल हो गया, क्योंकि देखो डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको पेयरिंग पता है कि किस तरीके से हो रही, अगर यहाँ कोई गड़बड़ दिखी तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेक किया जा सकता है और रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आपने म्यूटेशन कुछ आया, चेंज आया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और रिपेयर आपने कर लिया। रिपेयर पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों चीज ठीक हो जाएगी, डबल स्टैंडर्ड और रिपेयर दोनों पॉसिबल है। और ये इस वजह से डीएनए में चेंजेस इतने जल्दी नहीं होते, म्यूटेशन अनस्टेबल नहीं है बेटा, आरएनए के जैसा। करेक्ट आंसर थर्ड वन चले जाएगा। ये समझना बेटा डीएनए के बारे में। हु इज कैटालिटिकली एक्टिव, डीएनए तो नहीं होता है बेटा, कैटालिटिकली एक्टिव डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। ये एक्ट हैज अ कैटलिस्ट, कैन एक्ट हैज अ कैटलिस्ट, हम देखते हैं एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, कभी भी डीएनए नहीं करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 19 का, वो क्या जाएगा आपका, प्रोटीन भी कर सकता है। पूरे एंजाइम जो है बेटा वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी एंड सी चले जाएगा, ठीक है, 19 का आंसर। बेटा जो एंजाइम का नेचर होता है ना, वो मोस्टली आप देखोगे प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। एक अगर एंजाइम का नाम देखो, राइबो एंजाइम, वो लेकिन आरएनए प्रोटीन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी एंड सी हो जाएगा। डीएनए कभी भी कैटेगरिकली एक्टिव नहीं हो सकता। अगेन ये वाला एक्सपेरिमेंट आ गया, हर्शले एंड चेज एक्सपेरिमेंट में ब्लेंडिंग इज नॉट डन। अगर ब्लेंडिंग नहीं हुई, आपने देखा बेटा ब्लेंडिंग में आप क्या कर रहे थे कि जैसे वायरस आया, ये देखो ये बैक्टीरिया था, अपना शांत बैठा था, इसके बाद अपना इसका जीनोम है। यहाँ वायरस आया इस तरीके से, इसका अपना जीनोम था। अब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये वायरस ने अपना जीनोम को एंटर कर दिया, ठीक है। ये अपना होस्ट का डीएनए हो गया, होस्ट डीएनए मतलब बैक्टीरिया का डीएनए, ये आपने बैक्टीरिया लिया था। यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर हो गया, किसका, वायरस का, वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर हो गया। लेकिन अभी भी खाली प्रोटीन कवर तो है ना, ये जो वायरस का कवर है ये अभी भी इसको अटका हुआ है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो अगर आपने देखा ब्लेंडिंग नहीं हुई तो आपको क्या देखने मिलेगा, अगर ब्लेंडिंग होती, समझो ब्लेंडिंग होती तो क्या हो जाता था कि ये सुपरनेटेंट में आपको अपना प्रोटीन कवर देखने, जो वायरस का कवर था वो प्रोटीन का बना हुआ होता है ना बेटा, वो देखने मिलता है। और पैलेट में आपको ये अपना जो हैवी सब्सटेंस है वो पैलेट में देखने मिलता था। अब ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, सुपरनेटेंट शो रेडियोएक्टिव सल्फर, कैसे दिखाएगा बेटा रेडियोएक्टिव सल्फर, वो इसको ब्लेंडिंग हुई नहीं है ना, अब ये तो पूरा के पूरा ऐसा जा रहा है। सुपरनेटेंट शो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, नहीं ये तो हैवी है ना बेटा, तो नीचे जाएगा। सुपरनेटेंट में कैसे आएगा, पैलेट शो करेगा। अब जो पैलेट है, अब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो ये पूरा के पूरा आपको क्या दिखेगा, ये तो दिखेगा पैलेट में ऐसा कैसे, क्योंकि अलग हुआ ही नहीं। शो करेगा रेडियोएक्टिव बोथ सल्फर एंड फॉस्फर, ये ठीक हो जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, ब्लेंडिंग से हम क्या कर रहे थे, इसको सेपरेट कर देते थे, तो फिर ये लाइट वाला यहाँ पे दिखने लग जाता था और ये हैवी जो हमारा सब्सटेंस है ये नीचे दिखने लग जाता पैलेट में। लेकिन अभी पैलेट में क्या होगा, दोनों के दोनों आएंगे क्योंकि ब्लेंडिंग हो ही नहीं पाई है। करेक्ट आंसर थर्ड चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। देखो हेट्रोक्रोमैटिन को भी, यूक्रोमैटिन हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये हमें पता है। क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म है बेटा, क्रोमोसोम कंडेंस है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। यूक्रोमैटिन हो जाएगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, और हेट्रोक्रोमैटिन भी नहीं होता है। तो ए एंड सी इज द बोथ करेक्ट आंसर।
हेट्रोक्रोमेटिन भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव ही होता है ना बेटा, और क्रोमोसोम भी हमारा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, क्रोमोसोम फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका ए एंड सी जाएगा। हम क्रोमैटिन के दो फॉर्म पढ़ते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है बेटा, क्रोमोसोम और यूक्रोमैटिन होता है, हेट्रोक्रोमैटिन नहीं होता, ये इनएक्टिव ही होता है। और क्रोमोसोम अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम भी क्या होता है, हमारा कंडेंस फॉर्म है, वो भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। करेक्ट आंसर वो चले जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था बेटा, अननोन था, नहीं पता चला था। याद करो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इतना ध्यान में रख लेना कि ग्रिफ्थ के टाइम पे, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि क्या चीज है जो आर स्ट्रेंथ को एस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रही थी। हाँ, कुछ तो था जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या था ये प्रूफ नहीं था बेटा। ये तो बाद में प्यूरिफाई किए गए थे, लेकिन उस टाइम तक जो केमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो अननोन था, अननोन केमिकल नेचर, उसका केमिकल नेचर हमें नहीं पता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो चलेगा यहाँ पे आपका, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है बेटा, इफ अ हीट किल आर स्टेन, आर स्टेन है, हीट किल्ड है, चलो ठीक है, हीट किल्ड है। अब बेटा हीट किल्ड हुए तो लाइव में भी कुछ नहीं कर पा रहा था ना, आर स्टेन तो स्ट्रेप्टोकोकस का। अब स्ट्रेप्टोकोकस की दो स्ट्रेन होती है बेटा, याद करो। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ने यूज किया था, इसकी दो स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन थी और एस स्ट्रेन थी। ये एस स्ट्रेन जो था ये अब पैथोजेनिसिटी शो कर रहा था बेटा, इसके वजह से आपको डिजीज देखने मिली थी, जिससे माइस डाई हुआ था। ठीक है, तो हीट किल आपने ले लिया आर स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस अलोंग विद द आर स्ट्रेन लाइव, लाइव ओके, इंजेक्टेड इन द माइस, इंजेक्ट किया माइस में, देन विच इज ट्रू। अब मुझे बताओ बेटा, आर स्ट्रेन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना, आर स्ट्रेन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एस स्ट्रेन जो था इसके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड था और ये वायरुलेंट था, ये कॉज कर पा रहा था, जो एस टेन था ना ये डिजीज कॉज कर पा रहा था, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट में देखो, एस टेन को अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो माइस डाई हो गया। नॉर्मल अगर आपने आर स्टेन लिया उसको इंजेक्ट किया तो माइस को कुछ फर्क नहीं पड़ा था बेटा। ठीक है, फिर आपने देखा कि एस टेन को किल, एक्स टेन जो था हिट किल वाले को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस अभी भी जिंदा है एस टेन को। लेकिन जब आपने हीट किल एस टेन को आर टेन के साथ में मिक्स किया और इंजेक्ट किया माइस में, देखा तो माइस डाई हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे आर स्टैंड की बात कर रहे हैं, बट यहाँ तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं चाहिए। तो बेटा अब देखो ये हो गया। अब मुझे बताओ, आपको आर स्टैंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिजीज कंडीशन कॉज नहीं करता है, क्लियर हो गया, क्योंकि वो काम एस स्ट्रेन का है, हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा, उसको डिस्कस भी किया। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पूछ रहा है, इसका मतलब माइस को कुछ नहीं होगा बेटा, माइस अलाइव रहेगा, चाहे वो हिट किल आर स्ट्रेन हो या आर अलाइव हो, लाइव हो। स्ट्रेंथ, दोनों स्ट्रेंथ में यहाँ पे माइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एस स्ट्रेंथ होता है ये वायरुलेंट होता है और जो आर स्ट्रेंथ होती है नॉन वायरुलेंट होती है, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं कर सकती है। लेकिन आपको क्वेश्चन को ये समझना है कि बट उसने ये बोला है कि आपने चलो हीट किल आर स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस की, उसको अलोंग विद लाइव आर स्ट्रेंथ रखा, इंजेक्टेड किया, मतलब यहाँ पे लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मेशन की हुआ होगा बेटा, लेकिन भले वो हमारे फायदे का नहीं हुआ। जैसे क्या हुआ था, जैसे ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट भी तो किया था बेटा कि एस स्ट्रेंथ को लिया हीट किल वाले, ठीक है, उसने भी तो एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि एक्स जब एस स्ट्रेन को लिया हीट किल और उसको साथ में एस स्ट्रेन हीट किल लिया और आर स्ट्रेन लाइव लिया था, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था, तो और इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या हो गया, डाई हो गया। लेकिन यहाँ पे भी तो एक्सपेरिमेंट किया है ना कि आपने आर स्ट्रेन को एस लाइव एस स्ट्रेन के साथ में यहाँ पे हीट किल कराया अलोंग विद दी, और फिर इसको इंजेक्ट किया। लेकिन भले जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन भले ही हमारे फायदे का नहीं हुआ है ना, यहाँ से लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं आने, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं। वहाँ पे ये कंडीशन थी जो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में कि एस स्ट्रेंथ जो हीट किल था उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था आर स्ट्रेंथ को, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ हुआ, इसलिए हमें वो रिजल्ट देखने मिला कि माइस डाई हो गया। लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन वो भले यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे समझना है, आपको ये समझाना था, माइस अलाइव रहेगा, डाई तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि आर स्ट्रेंथ वायरुलेंट नहीं है, जितने भी डाई वाले ऑप्शन है वो आपके कट जाएंगे, बी ठीक हो जाएगा। मतलब दो सिनेरियो देखो बेटा, आर आपने देख लिया कि आर स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं करती है, और लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने लिया ना, किया तो है ना बेटा, भले वो हमारे फायदे का नहीं होगा, है ना, ये हमें देखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन,
स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एज स्ट्रेन, जो स्मूथ स्ट्रेन थी एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस को किस वजह से थी बेटा, उसके पास में म्यूकोपॉलीसैकेराइड था, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज अप्रूव्ड बाय, किससे प्रूव्ड हुआ था, ये किया था बेटा ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से, तो अननोन पता चला था हमें, यहाँ से अननोन पता चला था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से A1, क्योंकि इनने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था, याद करो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दे रखा है, कैरेक्टराइजेशन था ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसमें अभी हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे सॉल्व किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, करेक्ट आंसर A1 चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर डीएनए दे रखा है और 200 बेस पेयर है, मुझे बताओ बेटा 200 बेस पेयर है मतलब ऐसे डीएनए है 200 बेस पेयर है, बेस पेयर का मतलब क्या होता है, ये इसने इसके साथ बॉन्ड किया, ये एक बेस पेयर बना लिया, ये अगर इसके साथ में बॉन्ड कर रहा है, ये एक बेस पेयर बना लिया, ठीक है। अगर फिर से ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, दूसरा बेस पेयर हो गया, इस तरीके से आपके पास में 200 बेस पेयर है, मतलब 400 न्यूक्लियोटाइड हो गए, यही तो होता है बेटा, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, 400 न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो नंबर ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका मतलब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ 200 हो गए बेटा, यहाँ 200 हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो बन रही है ना, बेस पेयर कैसे बना बेटा, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनके बीच में बेस पेयर बने इस तरीके से, 200 बेस पेयर है, 400 न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, 400 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा, यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली चेन में देखो, ये 200 होगा ना, ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन में 200 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ 200 न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा 199 यहाँ से आएगा बेटा, क्योंकि एक काम होता है n-1 लगाना है आपको, n हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, याद करो हमने कल वाले डिपी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इस पे। अगर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो आप करते हो n-1, n क्या है, n हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 200 है, -1 कर दो 199 आ जाएगा, यहाँ कितने n-1 लगाओ, 200 - 1 199 आ गया, दोनों को प्लस करो, ये हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आए यहाँ से और यहाँ से, तो 199 199 398 पीडी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ जाएंगे बेटा, इस तरीके से इसको निकालना है, ऐसा नहीं कि हमने इसको 399 नहीं करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी जाएगा इस तरीके से, तो करेक्ट आंसर हो गया D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए डीएनए इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता, मुझे बताओ अगर न्यूक्लियोटाइड होता, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 4 5 5 न्यूक्लियोटाइड, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो 4 ही होते बेटा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्ड तो 2 इसके बीच में होते हैं ना, वो कैसे आप गिन सकते हो, करेक्ट आंसर होगा जितने नाइट्रोजन बेस हो गए उतने न्यूक्लियोटाइड हो गए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड सर्कुलर होता है बेटा, ये हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस किया है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास में इनका खुद का डीएनए होता है बेटा, और वो भी डीएनए सर्कुलर ही होता है, तो करेक्ट आंसर चलेगा ऑल ऑफ दिस, इनको प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। डबल डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, देखो डेफिनेटली नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात नहीं करते हो आप, एक रेशो पढ़ते हो बेटा A+T/G+C, आपने देखा जितना जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, जितना जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, डीएनए की स्टेबिलिटी भी क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं डीएनए की स्टेबिलिटी भी कैसी है, हाई है, क्योंकि G ट्रिपल बॉन्ड C होता है बेटा, देखो इस तरीके से, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा है ना, डीएनए के डबल बॉन्ड जीसी कंटेंट में ज्यादा है, जीसी 3 डबल बॉन्ड होते हैं और एटी में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो कौन से ज्यादा होगा बेटा, जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा होगा वो स्टेबिलिटी ज्यादा दे पाएगा ना डीएनए की, तो ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जीसी कंटेंट हम दोनों ले सकते हैं, जितना जीसी कंटेंट बढ़ेगा उतना क्या होगा, उतना आपका स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि जीसी कंटेंट 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा इनमें, इसलिए हम बोलते हैं, ये कल हमने देखा, ये बेस रेशो की बात करते हैं बेटा, बेस रेशो में हम यही थे जीसी कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ए एंड सी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे ए एंड सी 29 का करेक्ट आंसर बोथ ए एंड सी हो जाएगा। फॉस्फोडाइस्टर नहीं बेटा, फॉस्फोडाइस्टर 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, वो है, यहाँ पे स्टेबिलिटी हम जीसी कंटेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कुछ चीजों में। प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा किसने किया था, मॉलिक्यूलर एनसीईआरटी का लाइन है, फ्रांसिस एंड ग्रीक ने किया था। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनना, वाटसन ने, फ्रैंकलिन, विंकिंग ने, करेक्ट आंसर 30 का फर्स्ट जाएगा।
सेंट्रल लोब में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये जो स्पेसिफाई किया गया है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है बेटा, ये नहीं आरएनए आरएनए नहीं, डीएनए से एमआरएनए में आरएन प्रोटीन में। ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम बिल्कुल ऐसा कैसा, और ये साइंटिस्ट का नाम दे रखा है हमारे ग्रीक का, और सेंट्रल डोगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दे रखा है और ये डायग्राम दिया है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रेप्लिकेशन हैव कॉमन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है बेटा, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, जब वो अपनी कॉपी बना रहा है, कॉपी हो रहा है ना, रेप्लिकेट कर रहा है। फाइनल प्रोडक्ट नहीं, इसका तो डीएनए ही होगा, इसका एमआरएनए होगा। सबस्ट्रेट दोनों का डीएनए, सबस्ट्रेट नहीं बोलते बेटा, टेम्पलेट बोला जाता है। क्या होगा, टेम्पलेट। क्योंकि डीएनए जब यहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे भी क्या होगा, ये डीएनए का ही टेम्पलेट यूज किया जाता है एमआरएनए बनाने के लिए, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी टेम्पलेट यूज किया जाता है। टेम्पलेट के टर्म में बोलते हैं बेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 32 का थर्ड वन। नेक्स्ट, फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, ये जो आरएनए से जब डीएनए बना लिया जाता है और यहाँ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर लग जाता है, ट्रांसक्रिप्शन सीधा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा। तो टेम्पलेट क्या होगा, जब आरएनए से डीएनए बना, तो टेम्पलेट भी तो आरएनए का ही यूज करोगे ना, जो कॉपी करना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरएनए। ये बेसिक चीजें बेटा याद होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे अब डी आरएनए है, इससे डीएनए बनाना है, तो इसको कॉपी करोगे ना, ये आरएनए का टेम्पलेट लेके, आरएनए का टेम्पलेट लेके, है ना। नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय रेट्रोवायरस। जो होते हैं बेटा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। जो रेट्रोवायरस होते हैं वो रिवर्स, एचआईवी वायरस जो है ना, उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम भी होता है, ठीक है। वो आरएनए है तो तभी तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है हमारी जीनोम में आके। कैसे करता है, उसके बाद में एंजाइम आरएनए से वो डीएनए बना सकता है, ठीक है। वायरस विद द आरएनए जीनोम, ठीक है। बाय वायरस विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बाय वायरस विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो वायरस के पास में होती है ना कॉपी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की, वो भी करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑल ऑफ दिस, अब वो हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखो रेट्रो वायरसेस भी है, जैसे एचआईवी वायरस देखोगे बेटा, उसके पास में भी आरएनए होता है, वो भी क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से डीएनए कन्वर्ट होता है। वायरस विद आरएनए जीनोम, इसको भी हम गलत नहीं बोल सकते, करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा इसका। और एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम होता है, तभी कर पाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, रिवर्स एक्चुअली देखो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आरएनए से डीएनए बनता है बेटा। तो यहाँ पे एंजाइम भी कौन सा लगेगा, ये आरएनए डिपेंडेंट हो गया, समझना बेटा। आरएनए को यूज कर रहे हो, जिस चीज को आप यूज करते हो यहाँ पे बनाने के लिए, वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाए, आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। सुनो, आप आरएनए से डीएनए बना रहे हो, क्या हो जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट हो गया। ये डीएनए डिपेंडेंट वाले ऑप्शन पहले काट दो। अब बना क्या रहे हो, डीएनए बना रहे हो। इससे बना क्या रहे हो आप 35 क्वेश्चन में यहाँ पे, इसे डीएनए बना रहे हो। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर, आरएनए से आरएनए नहीं बना रहे हो, आरएनए से डीएनए बना रहे हो। और यही जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो तो डीएनए क्या होता है, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जब आप डीएनए से आरएनए बना रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझना है कि डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं बनाने के लिए वो हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट। अभी आरएनए डिपेंडेंट और वो एंजाइम का नाम है आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट, if a length of the diploid DNA double helix the typical, एक्चुअली यहाँ पे if नहीं आना चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि द लेंथ क्या होती है डिप्लॉयड डीएनए डबल हेलिक्स की इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। को करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए इसका बेटा, फर्स्ट वन। अब ये कैसे निकालोगे, अब डिप्लॉयड आपको मैमेलियन सेल के क्या होता है, टोटल अगर देखोगे 6.6 इंटू 109 बेस पर होता है। एनसीईआरटी में फर्स्ट इस पे दे रखा है बेटा, फर्स्ट पेज पे दे रखा है। और दोनों और दो बेस के इसके आप क्या निकाल लोगे, दो न्यूक्लियोटाइड के बेस के बीच जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच का, है ना। अगर देखोगे डिस्टेंस बिटवीन, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, 34 नैनोमीटर होता है। लेंथ कैसे निकाली, कल हमने देखा था, है ना। और अगर आप देखोगे तो डबल हेलिक्स बोला है यहाँ पे, डबल हेलिक्स बोला है मैमेलियन सेल का। मैमेलियन सेल का डबल हेलिक्स क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है बेटा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द डीएनए कितने हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आएंगे। आप कर लो इसको इंटू इससे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने ये कहाँ से लाया बेटा, ये वाला कहाँ से निकाला, एनसीईआरटी में हमारे पास में हैप्लॉइड कंटेंट दे रखा है ह्यूमन डीएनए का, ठीक है। मैमेलियन सेल बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका हमारे पास में दे रखा है, अगर हम अप्रोक्सीमेटली ले, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका, और दो कैसे होता है, लेंथ अगर आपको निकालनी होती है तो आपके पास में जितने बेस पेयर है इनटू द दो डिस्टेंस बिटवीन, ये न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना होता है, दो कंजुगेटेड 0.34 नैनोमीटर होता है।
तो अगर आप इसको इंटू कर दो इसके इससे, करेक्ट आंसर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आपका करेक्ट आंसर आएगा 2.2 के आसपास आता है। डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन जीनोम इतना दे रखा है, ठीक है। बेस पेयर तो डिस्टेंस जो आएगा कंसिक्वेंटली बेस पेयर का ये होता है बेटा आपके पास में, इसको इंटू कर दो तो लेंथ ऑफ जो डीएनए आएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास में ये आता है, ठीक है। इसका मतलब आपको लेंथ निकालनी है तो आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये चीज को ध्यान में रखनी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, और आप क्या कर रहे हो, इनको इंटू करोगे, इससे ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, किसको कल हमने डीपी में काफी इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये आपको चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके दो का बीच का होता है 0.34 नैनोमीटर, करेक्ट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वन। डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट जो होता है, डीएनए प्रोकैरियोट का याद करो बेटा, ऑफ सेल लोकेटेड कहाँ होता है, इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसको सेल वाले यूनिट में हमने पढ़ा, इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो इनका डीएनए कहाँ होता है, प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में, ठीक है। करेक्ट आंसर चलेगा इसका A1। पैकेजिंग ऑफ द न्यूक्लियस, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए ऑकर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए ऑकर फॉर, बेटा पैकेजिंग तो प्रोकैरियोट्स में भी थी, यूकैरियोट्स में भी होती है, याद होगा बेसिक प्रोटीन यूज किया जाता है, बेसिक प्रोटीन यूज करते हैं हम। अगर आप देखोगे प्रोकैरियोट में पॉलीअमाइंस बेसिक प्रोटीन होता है, वो यूज किया जाता है, हमारे यूकैरियोट सेल में हम हिस्टोन प्रोटीन को यूज करते हैं, बेसिक प्रोटीन ना यूकैरियोट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ, दोनों भी ठीक है, कोई गलत नहीं दे रखा है 38 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों भी चीज ठीक है बेटा, सिंपल पूछा है, याद होगा ना बेटा, न्यूक्लियोसोम बनता है, नेगेटिवली चार्ज और डीएनए वो रैप होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पे, इतना है कि दोनों में बेसिक प्रोटीन में डिफरेंसेस है। वायरस की हम बात नहीं करें, प्रोकैरियोट में बेसिक प्रोटीन पॉलीअमाइंस होता है और यूकैरियोट में हिस्टोन होता है, डीएनए पैकेजिंग दोनों में हो रही है। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, यूकैरियोट्स की हम बात करें ना, सेल साइकिल हमें यूकैरियोट्स में देखने मिलती है, मोस्ट कंडेंस होगा, एम फेज, मेटाफेजिक, एस फेज में तो बेटा डीएनए होता है, डीएनए कंडेंस नहीं होता, G1 में भी नहीं होगा। एम फेज के अगर मेटाफेज में अगर आपके पास में मेटाफेज ऑप्शन नहीं दिया है तो आप एम फेज को टिक करोगे, लेकिन अगर आपके पास मेटाफेज दिया है तो आप मेटाफेज को लोगे। याद करो बेटा, मोस्ट कंडेंस डीएनए, डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ होता है, मेटाफेज में होता है। इसको समझना है आपको ना, ये से देखो, ये डीएनए है बेटा, ये क्या करता है, अभी ये कंडेंस हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ये क्रोमैटिन बन जाएगा अभी, और ये और ज्यादा कंडेंस होता है, क्रोमोसोम आपको देखने मिलता है, ठीक है तो ये डीएनए का फॉर्म, एक कंडेंस कितना है उसके तरफ से इसको दे रखा है बेटा टर्म। तो मोस्ट कंडेंस आप देखोगे, क्रोमोसोम जो होता है सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ होता है, मेटाफेज में होता है, डीएनए कंडेंस हो रहा है मेटाफेज में, सबसे ज्यादा आपको क्रोमोसोम देखने मिलते हैं ना, ये सेम ही है बेटा, अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया, डीएनए है वो कंडेंस हो रहा है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन और कंडेंस हो रहा है तो क्रोमोसोम फॉर्म में देख रहा है। करेक्ट आंसर को B1 याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए, यूक्रोमैटिन नहीं है बेटा कंडेंस, ठीक है। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे, क्वेश्चन को समझना, अब अगर मैं ये बनाऊं, ये डीएनए बनाया बेटा मैंने, ठीक है, इसको समझना, इसको हमने सेल साइकिल में डिस्कस किया है, क्योंकि ये अब कंडेंस हो रहा है हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ये हुआ, ये आपका क्रोमैटिन, ये अभी आपका डीएनए था, ये कंडेंस हुआ, इसने क्रोमैटिन बनाया, अभी क्रोमैटिन के दो पार्ट होते हैं, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। ये और कंडेंस होगा आगे जाके, देखो ये और कंडेंस हो रहा है इस तरीके से, ये क्रोमोसोम बना लेता है, मुझे आपको ये बताना है। तो डीएनए इतना कंडेंस नहीं है, उससे ज्यादा क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से ज्यादा क्रोमोसोम है, तो ये सीक्वेंस एक कंडेंसेशन हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यू क्रोमैटिन, ये तो क्रोमैटिन है, उससे भी ज्यादा क्रोमोसोम कंडेंस है बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको 40 का डी चले जाएगा, ठीक है। ये चीज समझनी है, इसको सेल साइकिल वाले चैप्टर में भी हमने देखा है कंडेंसेशन, क्योंकि वहां पे सेल साइकिल हमने इसको पूरी पढ़ी है बेटा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेगी बेटा नेक्स्ट डिस्कशन में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।